एक विवाद जो होता है ना, वो मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक ऐसा विवाद होता है कि विवाद पटना हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। आखिरकार मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद क्यों हुआ होगा? अब कोई मकान मालिक है तो उसका जो मकान होगा उसको वो व्यक्ति जो मकान मालिक है किराए पर दे रखा। अब किराएदार जो है जब दे रखा होगा तो किराएदार तो किराया देता होगा, यानी ये क्या किया, किराया दिया। ऐसा नहीं कि किराया नहीं दिया, लेकिन किराया जो है कुछ दिन तक दिया और बाद में किराया देना जो है बंद कर दिया। यानी किराया दिया और बाद में किराया देना बंद कर दिया, और इसी को लेकर हो गया विवाद। विवाद इसको लेकर नहीं हो गया किराया दो हमको, किराया देना भी बंद कर दिया। और किराएदार जो है वो अपने आप को यानी अब मालिक बताने लगा, यानी मकान मालिक को ही समझाने लगा कि उसका जो कागजात है ना मकान का, वो फर्जी है, वो कागजात सही नहीं है, यानी उससे उसका मालिकाना हक साबित नहीं होता है। हम हैं असली मालिक, यानी किराएदार कह रहा है कि हम हैं असली मालिक, और मामला चला जाता है पटना हाई कोर्ट तक। आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपना मकान को किसी को किराए पर देते हैं तो किराएदार क्या करेगा, किराया देगा। और उसके बाद जब आप कहेंगे कि नहीं अब आप मकान मेरा छोड़ दीजिए, 1-2 महीने का टाइम ले लीजिए, आप मकान छोड़ दीजिए, वो छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वो ना मकान छोड़ा और साथ में क्या बोलता है कि वो हम जो है मालिक हैं। मकान मालिक के पास सही कागजात नहीं है, सही डॉक्यूमेंट नहीं है। आखिरकार ऐसा जो है क्यों हुआ, कहाँ का विवाद है, किससे विवाद हुआ? तो देखें मामले का जो फैक्ट है, सबसे पहले इसको समझते हैं। वादी जो है यह है उर्मिला सिन्हा, यानी 2/2/2010 को एक यानी बिक्री विलेख जो सेल डीड है, ये सेल डीड जो जिसको आप बोलते हैं जमीन की रजिस्ट्री, यानी जमीन की रजिस्ट्री हुआ है। और यहाँ पर जो पटना के काजीपुर क्षेत्र के स्थित लगभग 300 वर्ग फुट जमीन पर बने मकान को वो खरीद लेते हैं। कब? 2010 में। उस समय मकान के पहले तल पर जो है रंजीत शाह और उसका परिवार रह रहा था जब मकान को खरीदा गया। तो वादी का कहना था कि रंजीत शाह को 11 महीने के लिए किराएदार के रूप में रहने दिया गया। अब है कि देखें 11 महीने का एग्रीमेंट भी बनता है, रेंट एग्रीमेंट जो बनता है वो 11 महीने का बनता है। क्यों बनता है अगर आप जानना चाहते हैं 11 महीने का ही, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। उन्हें 2500 से 3000 प्रति माह किराया देना था, और लेकिन उन्होंने अगस्त 2010 के बाद किराया देना बंद कर दिया। और वादी ने कहा कि उन्हें अपने रहने के लिए मकान की ज़रूरत है। वादी को लगा कि नहीं अब मकान तो खरीद लिए हैं तो अब हमको अपना खुद रहना है, इसलिए उन्हें जो है यहाँ पर जो बेदखली का मुकदमा दायर कर दिया। अच्छा, मुकदमा दायर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि वादी का कहना है कि हमें मकान रहने की ज़रूरत है, मकान वो खाली करने को तैयार नहीं था। यानी जो मकान में रह रहा था वो मकान को खाली करने को किसी भी कीमत में तैयार नहीं था। सीधा सा वो कह रहा था कि मकान, यानी आप कह सकते हैं ना जमीन मालिक से कानूनी तरीके से वो उलझ गया, जमीन मालिक को भी मकान मालिक को भी उलझा कर रख दिया। यानी अब आप कहेंगे कि नहीं करेगा, क्या करेंगे? तो मान लेते हैं कि खाली कैसे नहीं करेगा, वो रेंटर था, उसको हटना चाहिए था। आप क्या करेंगे? उसके साथ मारपीट करेंगे, मारपीट करेंगे, उसको चोट पहुंचेगा, वो आपके ऊपर जो है आप कह सकते हैं हाफ मर्डर का केस लगा देगा। यानी आप उसको चोट पहुंचाएंगे, उसका सर फोड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो मारपीट का केस आपके ऊपर भी दर्ज होगा, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है मारपीट करने में। तो इसलिए लोग इससे बचते हैं कि नहीं मारपीट क्या करना, हम बोल रहे हैं इसको खाली करने के लिए, खाली करने को तैयार नहीं है, वो विवाद में उलझा देता है। ये जो पटना उच्च न्यायालय का मामला है ना, ये केस जो नंबर है वो यानी सेकेंड अपील 170/2023, ये क्या है? केस नंबर है, यानी ये केस नंबर है। और ये जो निर्णय दिया गया 25 जुलाई 2025 को, 2023 में इसका ये सेकेंड अपील, और निर्णय कब दिया गया? 25 जुलाई 2025 को माननीय न्यायमूर्ति खतीम रजा के द्वारा जो है यानी ये निर्णय यहाँ दिया गया। अपील कर्ता जो है उनका नाम है शीला देवी, वह अन्य है
रंजीत साव की पत्नी है ये, और बेटियां भी उनके जो है पक्ष में। और प्रतिवादी जो है ये है उर्मिला सिन्हा, और यहाँ पर रविंद्र कुमार सिन्हा, ये प्लेंटिफ हैं। और जो है यहाँ पर अपीलकर्ता जो है वो है शीला देवी। अब ये जो प्रतिवादी है ना, ये आखिरकार इनका कहना क्या है ये देखें। उनका कहना है, प्रतिवादी का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे कि ये जो है ना वे किराएदार नहीं है। सीधी सी बात है, वो ये जाकर एक तरह से दावा करते हैं कि वो किराएदार नहीं है। आखिर है कौन वो? तो ये कह रहे हैं कि ये मकान जो है ना, जिस मकान की हो रही है बात, ये हमारा ही पैतृक संपत्ति है, यानी हमारे पूर्वज का संपत्ति है। अब उसके पूर्वज ने या उसके एक तरह से पिता ने, दादा ने अगर संपत्ति को बेच लिया है, यानी पैतृक संपत्ति हमारी ही पैतृक संपत्ति है, उनका कहना था। वो कह रहे हैं हम किराएदार नहीं, मेरा ही जमीन है, मेरा ही ये मकान है। तो लेकिन ये पहले ये संपत्ति जो है, यानी जो सीताराम राव थे, सीताराम यहाँ पर साव, सीताराम साव के द्वारा ये जो है ना 1957 में ये खरीदा गया था। और बाद में ये जो है ना ये चला गया किसके पास? ये बाद में चला गया यहाँ पर जो है रंजीत साव के पास, यानी ये रंजीत साव को जो है मिल गया। अब रंजीत साव को अकेले मकान बेचने का यहाँ पर अधिकार नहीं था। वादी द्वारा दिखाया गया कि बिक्री जो विलेख है, सीधी सी बात है, प्रतिवादी का यही कहना था। जो प्रतिवादी है कि जो सेल डीड है, जो जमीन की रजिस्ट्री है, वो वैध नहीं है, वो रजिस्ट्री सही नहीं हुआ, उसको अकेले बेचने का अधिकार नहीं था। इसको लेकर मामला जो है उलझा दिया गया पटना हाई कोर्ट में। इसलिए उनका कहना था कि वादी जो है वो मकान का मालिक नहीं है, उनका जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो अवैध है। जबकि उनके पास सेल डीड मौजूद है, उनके पास जमीन की रजिस्ट्री आज भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उनकी रजिस्ट्री को, मतलब होता है ना कि परिवार में मान लेते हैं कि पिता ने जमीन बेचा या पिता ने मकान बेच दिया, या जो एक भाई है वो मकान बेच दिया, हिस्सेदार आकर ये कहे, परिवार का सदस्य जो है वो आकर ये कहे। कल को मान लेते हैं कि एक भाई ने मकान को बेच दिया, पैतृक मकान। अब ये जो बेचा गया पैतृक मकान बेचा गया, अब ये बहन आकर कहती है कि नहीं, ये बेचने का अधिकार नहीं था उनको, तो ये बहुत साल बाद आती है और दावा करती है नहीं, मेरा भाई बेच दिया ये पैतृक मकान को, इसमें तो मेरा ही हक बनता है। ये जो जमीन की रजिस्ट्री है ये वैध नहीं है, अवैध है। ये जमीन की रजिस्ट्री अवैध कैसे होगा? आखिरकार ये जो रजिस्ट्री हो चुका है वो अवैध कैसे होगा? कोई भी जमीन की रजिस्ट्री अवैध तभी होगा जब कोर्ट के द्वारा उसको अवैध करार दिया जाए। आपके मौखिक कहने से कोई रजिस्ट्री वैध अवैध नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि ये रजिस्ट्री वैलिड नहीं, रजिस्ट्री तो हो गया, आपको वो रजिस्ट्री को अवैध साबित करना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं। अब ये विवाद देखें, कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया जो है शुरू है। सबसे पहले आपका जो मामला होता है आप कहाँ पर लेकर जाते हैं? ट्रायल कोर्ट, यानी ये हो गया आपका निचली अदालत। अब ये ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था यहाँ पर कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि देखें वादी ये साबित नहीं कर पाए कि मकान मालिक और किराएदार का कोई संबंध है कि ये मेरा किराएदार है, यानी किराया से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला, किराया से संबंधित। इसीलिए रेंट एग्रीमेंट बनाना बेहद जरूरी है। किराया से ये क्या है यहाँ पर जो है ना, ये किराया से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। ये कौन कह दिया? ट्रायल कोर्ट ने, नहीं मिला। तो इसलिए रेंट जो है ना एग्रीमेंट बनाते हैं किस लिए? ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि हम उस प्रॉपर्टी को किराए पर दिए हैं। आप लीज पर देते हैं, लीज एग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? यानी लीज का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार इसीलिए होता है ना कि आप प्रॉपर्टी को लीज पर दिए हैं, और लीज का पेपर ये बात का जो है साक्ष्य है, रेंट का एग्रीमेंट ये बात का साक्ष्य है कि किराया से संबंधित जो है कोई यहाँ पर दस्तावेज जो है जो नहीं मिला, ये दस्तावेज ये साबित करेगा रेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई दस्तावेज नहीं मिलने के चलते जो है ये केस हो गया ट्रायल कोर्ट में खारिज। आप कह सकते हैं खारिज होने का मतलब है कि ये कोई फैसला नहीं हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर ये चला गया कहाँ पर? अपील। यहाँ पर अपील है,
अदालत में मामला चला जाता है। अब अपीलीय अदालत में जो मामला गया वहाँ पर फिर से हर तथ्य को देखा गया, और हर तथ्य को देखने के बाद यानी जो वादी है ना, अपीलीय अदालत के द्वारा वादी को क्या समझा, मकान मालिक और साथ में जो किराएदार है। अदालत ने साफ यहाँ पर अपीलीय अदालत ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि जो जमीन की रजिस्ट्री है वो कभी रद्द नहीं किया गया, वो वैध है, अवैध है, यानी जो सेल डीड है वो कभी कैंसिल नहीं हुआ। तो इसलिए ये ट्रायल कोर्ट का फैसला को रद्द कर दिया गया। अपीलीय अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है, यानी ट्रायल कोर्ट का फैसला यहां पर क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। फैसला हो गया रद्द। अब देखें, ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द हो गया। अब साथ में जो अपीलीय अदालत ने उन्होंने आदेश दे दिया और वो बोला कि 2 महीना में मकान खाली कर देना। 2 महीना में मकान खाली, यानी अब तो घर खाली करना पड़ेगा किराएदार को। जिसके पास जमीन का सेल डीड है, जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, जिसके पास जमीन का कागजात है, आप जो है कह रहे हैं कि वो जमीन का मालिक नहीं है, अभी तक तो उसका सेल डीड चल ही रहा है। तो ट्रायल कोर्ट का तो फैसला जो है रद्द हो गया और 2 महीने में मकान खाली करने का आदेश हो गया। तो इसलिए अब आगे फिर भी ऐसे ये विवाद रुका नहीं, विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इसलिए कि अपीलीय अदालत जो है यानी वादी के पास साफ कह दिया कि जो सेल डीड है, और यहाँ पर जो अदालत ने इसको कभी रद्द नहीं किया, और 2 मामलों में वादी को मकान मालिक माना गया। वादी को यहाँ पर जो है व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए मकान चाहिए, इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया और 2 महीने में मकान खाली करने का जो है आदेश दे दिया गया कि 2 महीने में मकान को खाली कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो मामला चला गया पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट में जो भी ये मामला गया ना उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय ने भी वही एक तरह से आदेश दिया जो कि अपीलीय अदालत का था। यानी वहां पर भी जो जमीन की रजिस्ट्री है, जो जमीन का यहाँ पर सेल डीड है, रजिस्ट्री अभी तक वैध है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना था। अभी तक रजिस्ट्री क्या है, वैध है। यानी ऐसे किराएदार आ गए थे जिनका कि उस मकान से ताल्लुक था, ये कभी रद्द नहीं हुआ है। इसलिए अपीलीय अदालत का निर्णय सही है, ये पटना हाईकोर्ट का फैसला है। अपीलीय अदालत ने जो 2 महीने का समय दिया मकान खाली करने को, वो फैसला सही है। मकान किसी भी हालत में खाली करना पड़ेगा। यानी अंतिम आदेश जो पटना हाईकोर्ट का होता है ना कि द्वितीय अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए अपील खारिज कर दी गई। यानी दोबारा जो सेकेंड अपील किया भी गया तो वहां द्वितीय अपील में कोई दम नहीं था, अपील को कर दिया गया खारिज। और यहाँ पर अंतिम जो फैसला आया पटना हाईकोर्ट का, वही फैसला आया कि 2 महीने में मकान को खाली करना होगा। मकान का असली मालिक वही है जिसके पास मकान का कागजात है। लेकिन कितनी परेशानी हुई, यानी मकान खाली जो है ना करना होगा, लेकिन परेशानी कितना हुआ। परेशानी आप देख सकते हैं कि मामला कोर्ट तक चला गया, लड़ाई लड़नी पड़ी अपने ही मकान के लिए। जिस मकान को आप खरीदे, सिर्फ गलती क्या हुई, किराएदार को अगर आप किराए पर देते हैं तो पहले ही आपका और किराएदार का संबंध स्थापित हो जाना चाहिए, और उसके लिए यानी आपको बनवाना होता है रेंट, जो आप ले रहे हैं ना रेंट एग्रीमेंट। और अगर ये आप बनवा लेते हैं यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट, तो ये आखिरकार क्या होता है कि ये अब स्पष्ट हो गया कि आप जमीन के मालिक, आप मकान के मालिक, और ये जो जिसके नाम से ये रेंट एग्रीमेंट बना वो आपका क्या हो गया, किराएदार। ये रेंट एग्रीमेंट बहुत लोग इसका पालन भी करते हैं। जो लोग इसको समझते हैं वो रेंट एग्रीमेंट बनवा कर ही क्या करते हैं, किसी को यहाँ पर किराए पर देते हैं। तो किराए पर देने से पहले, यानी देने से पहले ये जरूरी है कि आप जो है अपने मकान को जो आप दे रहे हैं, जितना भी किराया तय हुआ
उसके साथ का जो भी उसमें टर्म एंड कंडीशन है जो आप ऐड करना चाहते हैं वो सारा कुछ आप रेंट एग्रीमेंट में जो है लिख कर देंगे, और अगर उसका वो पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई होगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।